सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, एक ऑनेस्ट सवाल। लॉ का पेपर देख के आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रट्टा बहुत लगता है, या केस स्टडी समझ में नहीं आती, या तो लॉ का पेपर आपको स्कोरिंग नहीं लगता? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, देन यू आर थिंकिंग रॉन्ग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे सिर्फ एक टॉपिक में से हम पूरी तरीके से 15 से 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आज का टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हेलो, मैं हूं सीए विशाल जाधव एंड यू आर वाचिंग विशाल सीए मास्टरी। आज के बाद आप लॉ को फियर नहीं, विपन बनाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो होने वाला है सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के ऊपर का सबसे डेंजरस और सबसे बढ़िया टॉपिक, जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मोस्ट हाईली वेटेड टॉपिक, मोस्ट हाईली वेटेड चैप्टर। और उसमें से हमने आज टॉपिक उठाया वो है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक हमने क्यों उठाया, व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज इट हैज अ हाईएस्ट वेटेड चैप्टर, बहुत ज्यादा वेटेज है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, दैट यू नो केस स्टडी किस तरह से आंसर करनी है। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया है कि केस स्टडी का किस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। जो 4-5 स्टेप है उनमें आपको किस तरह से बताना चाहिए एग्जामिनर को। इजी टू स्कोर 15 to 20% मार्क्स, आराम से 15 से 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर सकते हो अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एग्जामिनर का ये फेवरेट पूरा टॉपिक है। तो चैप्टर जो है वो पूरा वेटेज भी है और एग्जामिनर का फेवरेट भी है। हर बार इसमें से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन रिपीट होगा, केस स्टडी डिफरेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज क्लियर करते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच में लिखा गया है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है बाय लॉ से, तो फिर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो लॉ के जरिए एनफोर्सेबल भी होना चाहिए, यानी कि लॉ का सपोर्ट होना चाहिए। अगर लॉ का सपोर्ट है तो इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बड़ी बात। लेकिन एक बात समझ लो कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि क्यों ये बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों का बोलना कि कल मूवी चलेंगे, इसमें एग्रीमेंट है कि दोनों पार्टी एग्री कर रही है। लेकिन क्या ये एनफोर्सेबल है बाय लॉ? क्या लॉ ने उसको सपोर्ट किया? नहीं। अगर लॉ का सपोर्ट नहीं तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। पर अगर सेम चीज बिजनेस में कहीं रिटर्न में लिखी गई हो, लिखित में अगर लिखा गया हो कि हम कल मूवी जाएंगे, तो मतलब अब वो एनफोर्सेबल है बाय लॉ, मतलब वहां एग्रीमेंट भी है और एनफोर्सेबल भी है, तो अब वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? चलिए, सो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या है। एग्रीमेंट भी है और एनफोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर्म में आएगा। चलिए अब समझते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कोई भी जो है वो वैलिड कब होगा? जब आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों हो। मतलब एक पार्टी अगर कुछ ऑफर कर रही है तो दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया होना चाहिए। सिंपल। लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, मतलब इन सब कुछ रिटर्न में आपको पैसा मिलना चाहिए। पैसा, कोई भी चीज आपको मिलनी चाहिए, कुछ रिटर्न आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और वो भी लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कैपेसिटी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, दो पार्टीज जो है वो कैपेबल होनी चाहिए टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब वो अपने आप दोनों ही पार्टी जो है वो फ्रीली कंसेंट दे रहे हैं। एक पार्टी ने कंसेंट दिया, दूसरी पार्टी ने भी उसको एक्सेप्ट भी किया होना चाहिए। एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी उनका पर्पस है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉ लॉ के हिसाब से होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यस, परफॉर्मेंस होने की पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए। दो पार्टी ने एग्रीमेंट तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, बट व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस? किसी ने एक को किसी को प्रॉमिस किया हो तो प्रॉमिस निभाना भी चाहिए। तो मतलब परफॉर्मेंस जो है वो क्लियर अप होना चाहिए, वहां पे पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस भी हो, तो तब माना जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। इन सिचुएशंस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। सो देयर आर सम कंडीशंस, so these are the conditions.
चलिए अब बात करते हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो ऑफर मस्ट बी क्लियर। अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो, कुछ भी चीज अगर आप ऑफर कर रहे हो, तो ऑफर एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज छुपी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज हिडन नहीं होना चाहिए। शुड बी नीट एंड क्लियर ऑफर आपको देना है किसी को भी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम अच्छे से अपने एक्सेप्टेंस करना चाहिए। अब वो जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं कंडीशन पे बेस्ड ना होना चाहिए। अगर कोई कंडीशन पे बेस्ड है तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन इज कंपलसरी। एक पार्टी अगर कुछ ऑफर कर रही है किसी पार्टी को, तो दूसरी पार्टी ने उसका कंसेंट भी देना चाहिए, एब्सोल्यूट कंसेंट देना चाहिए, और वो भी उसको कम्युनिकेट करना चाहिए टू द फर्स्ट पार्टी। तब जाके वो कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट यानी कि कंपलसरी हो सकता है। देन ऑफर should not be equal to invitation to offer. Now offer is different and invitation to offer is different. अब जैसे कि हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं टू एक्सेप्ट द ऑफर, तो मतलब हम वो डायरेक्ट ऑफर नहीं कर रहे हैं, वी आर इनवाइटिंग समवन टू एक्सेप्ट माय ऑफर। अब जिसने इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑफर हम हो जाएगा, उसका ऑफर हो जाएगा और उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसने एक्सेप्टेंस किया होगा उसके लिए। तो ऑफर हमेशा इनविटेशन टू ऑफर नहीं होता। ऑफर मतलब एकदम एब्सोल्यूट ऑफर, और इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि हमने किसी को इनवाइट किया है जस्ट टू एक्सेप्ट माय ऑफर। अगर उसको लग रहा है कि अच्छा ऑफर है, तो ही कैन और ही मे एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट द ऑफर, उसके बाद ऑप्शन है। तो ऑफर हमेशा ना पहले ऑफर होना चाहिए। इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्योंकि हमने सिर्फ इनवाइट किया है, अभी ऑफर हुआ नहीं है। अब उसने कंसेंट दिया, फिर मैंने हाँ किया, दोनों का फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, तब जाके वो ऑफर बनेगा। अब लॉफुल कंसिडरेशन की बात करें, तो लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, पैसा मिलना चाहिए। कंसिडरेशन पास वापस आना चाहिए मुझे कुछ, कैन बी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। पुराना कंसिडरेशन भी होगा तो भी चलेगा। प्रेजेंट में अभी करंट करंट में कुछ कंडीशन मिला है, कंसिडरेशन मिला है, वो भी चलेगा। फ्यूचर में मिलेगा तो भी चलेगा, बट कंसिडरेशन समथिंग शुड बी देयर एंड मस्ट बी लॉफुल एंड रियल होना चाहिए। इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। जो भी वैसा जो भी है, सब कुछ लॉ के अंदर मोरल को ध्यान में रखते हुए ही करना है, और रियल भी होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। बात कर रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे कैपेसिटी का भी वर्ड था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक फीचर है, एसेंशियल है ये कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहले कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी में यानी कि मेजर, ही शुड नॉट बी अ माइनर, नॉट अ माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन 18 ईयर्स का नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट शुड बी 18 ईयर्स का होना चाहिए। साउंड माइंड का होना चाहिए, साउंड माइंड, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून ने उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया होना चाहिए टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर का जो एग्रीमेंट है ना, जो जिसका उम्र 18 से कम है, उसका जो एग्रीमेंट, इसके साथ जो भी एग्रीमेंट होगा, वो वॉइड एब इनिशियो होगा। वॉइड वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि वो शुरुआत से ही, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है, इनिशियो मतलब इनिशियल से ही, शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। माइनर का एग्रीमेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, बात करें फ्री कंसेंट की, हमने एक वर्ड यूज किया था वहाँ पे, फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट का मतलब कंसेंट आपने फ्रीली देना चाहिए, वो किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, कोercion, धमकी नहीं होनी चाहिए, धमकी में आके मैंने अपने दबाव में आके नहीं होना चाहिए। अनडू इन्फ्लुएंस, किसी के ऊपर गलत तरीके से बेनिफिट उठाना उसका, उसको दबाव में डालना, ये नहीं होना चाहिए। फ्रॉड के जरिए भी नहीं होना चाहिए, नो शुड बी, इट शुड नॉट बी कॉज बाय फ्रॉड। एंड मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए, आपने गलती से कुछ और ही गलत चीजें बता दी है उसको, या फिर मिस्टेक से भी नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द सम पॉइंट्स कि कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉज बाय दीज थिंग्स। 5 आइटम्स है, कोercion, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इन पांचों की वजह से वो कंसेंट नहीं देना चाहिए। अगर कंसेंट देना है तो इन पांचों के अलावा एकदम फ्रीली कंसेंट देना चाहिए आपको। ठीक है, देन लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो हमने देखा था, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस कर सके। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल होना चाहिए, नॉट बी इलीगल या इमोरल नहीं होना चाहिए, यानी कि कानून के दायरे में रह के आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी है वो इलीगल एक्टिविटीज की है। ठीक है, देन एग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इज वॉइड। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया है आपने जो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव एनी लाइक दिस परफॉर्मेंस,
तो परफॉर्मेंस पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि क्या ये सच में परफॉर्मेंस हो भी सकता है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस होने ही नहीं वाला, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो वो एग्रीमेंट पॉसिबल हो नहीं पाएगा। चलिए, इतना समझने के बाद हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, तो हाउ शुड वी आंसर दिस केस स्टडी। तो चलो समझते हैं कि आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आपको चार चीजें समझनी चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना है फैक्ट्स ऑफ द केस, कि इस केस के फैक्ट क्या है। देन प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ का प्रोविजन क्या कहता है रिलेटेड टू दिस केस। फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, अब हमने प्रोविजन तो बता दिया कि क्या प्रोविजन है, लॉ में क्या लिखा गया है। अब इस लॉ में जो भी लिखा गया है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, यानी कि इसको इसके साथ कनेक्ट करके इस पर तीसरा का आंसर लिखना है। ये दोनों चीजें किस तरह से कनेक्टेड है, लॉ में क्या लिखा है और हमारे केस में क्या हुआ है, उनको बताना है क्लियरली। और फाइनली आपको देना है कंक्लूजन। कंक्लूजन देते ही आपका आंसर शॉर्ट शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है रिलेटेड टू एनी केस स्टडी। चलिए अब देखते हैं कि आईसीए का एमटीबी और आरटीपी का कोई केस स्टडी स्टाइल है, क्वेश्चन है, वो आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना चाहिए, सो दैट यू गेट एग्जैक्ट आइडिया अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Amit, a businessman, advertised in a newspaper that he would sell his car to anyone who is willing to pay rupees 3 lakh. Rahul, after seeing the advertisement, immediately sent a letter to Amit stating that he accepts the offer and is ready to buy the car at the stated price. Okay, अमित ने एडवर्टाइज किया है न्यूज़पेपर में, 3 लाख रुपए में उसने बोला है कि वो किसी को भी कार बेचना चाहेगा, 3 लाख रुपए में जो देना चाहेगा उसको 3 लाख रुपए, उसको वो कार बेच देगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि इट इज जस्ट एन इनविटेशन, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर हुआ है, ऑफर एग्जैक्टली हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, फिर अमित ने, हाँ फिर राहुल ने, यस राहुल ने जैसे ही एडवर्टाइजमेंट देखा, तो उसने इमीडिएटली एक लेटर सेंड किया है अमित को कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। चलो अब यहाँ पे ऑफर बन सकता है, उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी तक तो उसने एक्सेप्ट किया है, अमित का भी फ्री कंसेंट होना जरूरी है। एंड इज रेडी टू बाय द कार एट द सेटेड प्राइस। ठीक है, बिफोर राहुल्स लेटर कुड रीच अमित, अमित सोल्ड द कार टू सुरेश फॉर 3,20,000। अब अमित के पास वो लेटर पहुंचे है राहुल का, उससे पहले अमित ने अपनी कार बेच दी किसी और थर्ड पर्सन को, सुरेश नाम से बंदा है, 3,20,000 में उसने कार बेच दी है। Further, Rahul is a 17 years old and claims that a valid contract has been formed between him and Amit, and that Amit is liable to compensate him for breach of contract. अमित जो है, जो राहुल है, वो 17 साल का है और उसने बोला है कि मेरे यानी कि अमित के बीच में और राहुल के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है, और अब उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है किसी और को कार बेच के। तो अब नाउ राहुल इज क्लेमिंग कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मांग रहा है, किससे मांग रहा है, अमित से, कि आप मुझे इसका कंपेंसेशन दो। तो आपको बताना है राहुल को, राहुल को आपको एडवाइस करनी है कि क्या इस केस में क्या हो सकता है। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ गए तो आपके 15 मार्क्स, 15 से 20 मार्क आराम से कंफर्म है। चलिए समझते हैं कि इसका आपको आंसर किस तरह से लिखना है। चार चीजें जो मैंने बताई थी उसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। सबसे पहला पहला आपको लिखना है, ये हेडिंग देना है, हेडिंग आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। हेडिंग देना है फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में आप क्या बताओगे कि अमित ने एडवर्टाइज किया इज इंटेंशन टू सेल कार, उसका सिर्फ इंटेंशन दिया है, ऑफर नहीं, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, राहुल सेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, राहुल ने एक्सेप्टेंस का एक, उसने एक्सेप्टेंस करने का एक उनसे ऑफर एक्सेप्ट करने का उसने इन्विटेशन लेटर भेजा था ना, वो लेटर भेजा था, तो उसमें राहुल ने एक्सेप्टेंस भेजा कि हाँ मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। बट उसके एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले ही अमित ने उसका कार जो है वो सुरेश को बेच दिया। देखो ये ऐसा केस है ना, ये पूरा का पूरा जो आंसर है ना, वो आपको पूरा का पूरा फैक्ट्स ऑफ द केस समझने के बाद ही लिखना है। तो फैक्ट्स तो आप समझ गए कि क्या हुआ, उसको आपको सिर्फ एग्जामिनर को बताना है कि एक्चुअल में क्या हुआ। अब एग्जामिनर को सब पता है, लेकिन उसको चाहिए कि आप किस तरह से उसको समझा पाते हो। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होगा, बट आपको उसमें से देखो पॉइंटिंग वाइज लिखना है। देखो जैसे मैंने पॉइंटिंग बनाए हैं, इन पॉइंटिंग वाइज आप लिखो, एग्जामिनर बहुत अच्छे से खुश हो जाएगा, आपको मार्क्स दे देगा।
सबसे पहले आपको क्या बताना है कि भाई जो जो केस में हुआ है वो आपको बताना है। फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब कि केस के कुछ फैक्ट्स बताने हैं आपको कि अमित ने एडवर्टाइजमेंट किया, उसका इंटेंशन बताया टू सेल हिज कार रुपीज 3 लाख रुपीज। राहुल ने उसका एक्सेप्टेंस जो है वो लेटर भेजा, ऑफर भेजा, ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन उसका जो लेटर है वो पहुंचने से पहले कार जो है वो बेच दी गई सुरेश को, अमित ने। ठीक है। फिर राहुल जो है वो माइनर है, 17 साल का है, वो भी आपको मेंशन करना है फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर। राहुल ने फिर आखिर में बोला है कि राहुल जो है वो क्लेम कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। राहुल बोल रहा है कि ये जो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वैलिड है, एंड कंपेंसेशन मांग रहा है अमित से। बस ये चीजें जो आपको है वो पॉइंटिंग वाइज लिख के दे देनी है एग्जामिनर को। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फैक्ट्स ऑफ द केस। सेकंड है प्रोविजन ऑफ द लॉ, कि लॉ के बारे में कुछ लिखा होगा। लॉ क्या कहता है इस चीज के बारे में, तो आपको सेक्शन कोड करना है। देखो सेक्शन जहां पे यूज हो ना वहां पे सेक्शन कोड कर देना। एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड एग्रीमेंट्स बिकम्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स देखे थे, तो वहां पे ऐसा बोला गया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब इट इज मेड बाय पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कि भाई वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, है भी या नहीं। और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन आपको दिख रहा है 3 लाख रुपए का जो उसने बोला था। एंड ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी कोई इलीगल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सही है वो। और फ्री कंसेंट भी होना चाहिए। ये चार चीजें जो है वर्डिंग्स जो कीवर्ड्स है ना, वो आपको कीवर्ड्स यहाँ पे लिखने चाहिए। सेक्शन के साथ साथ कीवर्ड्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर एज पर सेक्शन 11 में लिखा गया है पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज अ मेजर नॉट अ माइनर, या मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। सॉरी, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉन साउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। देखो तो पहले तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और नॉट अ डिस्क्वालिफाइड वाला, लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें भी हो गई तो हम क्या मानेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, वो भी आपको मेंशन करना है। अभी तक हमने कोई भी लिंकेज नहीं किया, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि लॉ में क्या लिखा गया है इसके बारे में। तो मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। वॉइड एब इनिशियो कब होता है, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। इट इज हेल्ड इन, देखो अगर आपको लगता है कि आपको कोई केस स्टडी याद है, कोई मतलब रियल केस आपको याद है, तो आप लिख सकते हो। ये जो केस है वो हुआ था मोह मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, इनका एक केस था। उसमें ये बात कही गई थी कि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले से यानी कि शुरुआत से ही वॉइड माना जाता है, वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑल्सो एन एडवर्टाइजमेंट इज जनरली कंसिडर एज अ इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। देखो ये मैंने चीज पहले बताई थी कि उसने तो सिर्फ इनवाइट किया है ऑफर के लिए, ऑफर दिया नहीं है। दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये हमने कुछ प्रोविजंस बता दिए कि लॉ में क्या कहा गया है। चलिए अब आप बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि ये जो हमने लॉ जो पढ़ा सेक्शन 10 और 11 दोनों मिला के, अब उसको हम हमारे फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ जोड़ देंगे, यानी कि लिंक कर देंगे उन दोनों को। अब आपको पूरा बताना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट बाय अमित इज ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट अ लीगल ऑफर। ये लीगल ऑफर नहीं है, इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। देन राहुल का रिस्पॉन्स कंस्टिट्यूट्स एन ऑफर नॉट एक्सेप्टेंस। राहुल ने जो रिस्पॉन्ड किया ना वो ऑफर है। वो अब वो ऑफर देना चाहता है। पहले तो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर था, अब वो ऑफर दे रहा है राहुल, लेकिन वो एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है अभी तक। क्यों? बिकॉज वो अमित जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट मान जाएगा ना। नो एक्सेप्टेंस वाज कम्युनिकेटेड बाय अमित टू राहुल। अमित ने राहुल को कोई एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट किया नहीं। ठीक है। हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड। तो इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ अभी तक। उसने ऑफर किया राहुल ने कि, लेकिन उसका ऑफर पहुंचने से पहले किसी और को बेच दी गई कार, तो फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। इट इज नो कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड। फर्दर एक और चीज बताई है, केस में बताई थी कि राहुल जो है ना वो माइनर है, 17 साल का है, तो वो माइनर है एंड हेंस नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी का मेजर होना जरूरी है। एक पार्टी अगर माइनर है तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। इवन इफ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता, मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, चलो, बट फिर भी ये बंदा कौन है, राहुल जो है वो माइनर है। तो अगर वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले से ही वॉइड एब इनिशियो माना जाता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाता तो भी वो वॉइड माना जाता। सिंपल। तो ये आपको एप्लीकेशन जो करना है लॉ का वो फैक्ट्स के साथ जोड़ देना है, लिंकेज करना है। फिर फाइनली आपको कंक्लूजन बताना है कि व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ बता दिया आपने, फैक्ट ऑफ द केस बताए, प्रोविजन ऑफ द लॉ बता दिया कि प्रोविजन में क्या लिखा गया है, और उसको जोड़ दिया दोनों को, और आपने कंक्लूजन देना है कि आपका फाइनल आंसर क्या है।
बताना है नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज फाउंड बिटवीन अमित एंड राहुल, के बीच में कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिखाई नहीं दिया हमें। Therefore, Amit is not liable to compensate to Rahul. राहुल को compensate देने की कोई जरूरत नहीं है अमित को। एंड राहुल हैज नो लीगल रेमेडी, उसके पास कोई लीगल रेमेडी भी अवेलेबल नहीं है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दैट्स इट, एंड यू विल गेट शॉर्ट 5 मार्क्स। देखो, चार स्टेप अगर अच्छे से आप स्टोरी की तरह समझ गए ना, एग्जैक्ट आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए स्कोरिंग टिप्स की बात कर लेते हैं। देखो, जहाँ पे आपको मैंने जैसे बोला कि आपने चार चीजें लिखी है, उन चारों का ना आपको अच्छे से हेडिंग यूज करना है। इफेक्ट्स ऑफ द केस क्या है, देन प्रोविजन ऑफ द लॉ क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ क्या है, हमने प्रोविजन के साथ अप्लाई किया, इस केस स्टडी के साथ अप्लाई किया है। फिर जैसे मैंने बोला था कि आपको अंडरलाइन करना है कुछ कीवर्ड्स, जैसे ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, वॉइड एब इनिशियो, ये सब ना लीगल टर्म्स है। और ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो लीगल लॉ के ऊपर ही तो है, तो आपको ये सारे लीगल टर्म्स जो है ना वो अंडरलाइन करने हैं या बोल्ड कर देने हैं, ताकि एग्जामिनर का ध्यान पहले उस पर जाए। और वो अगर एग्जामिनर ने देख लिया तो फिर आपके शॉर्ट मार्क्स पक्के हैं। राइट क्लियर कंक्लूजन, भाई आपको जो कंक्लूजन लिखना है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखना है, क्लियरली बता देना है। आपको कोई कंडीशनल नहीं देनी कि ऐसा हुआ तो वैसा वैसा। लो समझ में आ गया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो आपको पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है वो अच्छे से लिखना है। एंड फॉलो आईसीआई लैंग्वेज, आईसीआई जो लैंग्वेज यूज कर रहा है ना वही आपको लैंग्वेज यूज करनी है। लैंग्वेज में क्या, आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया कि आपको कहीं ना कहीं कीवर्ड जो है ना वो ये वाले यूज करने चाहिए। और अगर ये वाले कीवर्ड आपने यूज किया ना तो मतलब समझ लो कि आपने आईसीआई की लैंग्वेज ही फॉलो की है। अगर आप सिर्फ सेक्शन 10 को प्रॉपरली मास्टर कर लो ना, तो सीए फाउंडेशन का लॉ का जो पेपर है वो 50% का कॉन्फिडेंस यहीं से आ जाता है। अगर आप चाहते हो फुल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज, एक्सपेक्टेड केस स्टडीज या एग्जाम ओरिएंटेड पीपीटी नोट्स, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सीए फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करो, और कमेंट में लिखो कॉन्ट्रैक्ट डन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विशाल सीए मास्टरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्मार्ट वर्क एंड थिंक लाइक एन एग्जामिनर। थैंक यू सो मच।